बेटा हम वैल्यूएशन ऑफ शेयर चैप्टर्स पढ़ रहे हैं और उसका आज क्वेश्चन नंबर 3 करने लगे हैं आपकी टेक्स्ट बुक का। देखो बच्चे क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, नेट एसेट्स मेथड। सामने लिखा हुआ है कि हमने जो क्वेश्चन सॉल्व करना है किस मेथड से निकालना है, नेट एसेट मेथड्स। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कंपनी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इट्स इक्विटी शेयर एज पर इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। इधर ये लिख रहे हैं नेट एसेट्स मेथड, इधर ये लिख रहे हैं कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इट्स इक्विटी शेयर एज पर इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। बेटा हमने पिछले लेक्चर में ही पढ़ा कि चाहे ये बोले नेट एसेट्स मेथड, चाहे ये बोले इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, बात एक ही है। ये एक ही मेथड के 4 नाम है। सबसे पहले बच्चे को ये क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। तो हमने क्या करना है, नेट एसेट मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, हमें जो गिवन दिया हुआ है इशूड इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच ₹8 पेड अप, ये बोला हुआ है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दी हुई है, ठीक है जी। रेट ऑफ टैक्स, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एनुअल प्रॉफिट, रिजर्व एंड सरप्लस, रेट ऑफ रिटर्न, एक्सटर्नल लायबिलिटी और फिक्टिशियस एसेट्स। जो बच्चे अभी तक हमने पीछे क्वेश्चंस किए उसमें हमें क्या करना होता था, नेट एसेट्स निकालने होते थे। और जो हम नेट एसेट्स निकालते थे वो कैसे निकालते थे, टोटल एसेट्स में से। अभी तक हमने जो पिछले क्वेश्चंस किए उसमें हम क्या करते थे, ये हमें एसेट्स गिवन, क्वेश्चन में एसेट्स गिवन दिए होते थे और उसमें से हम लायबिलिटीज निकाल लेते थे। ये सारी लायबिलिटीज निकाल लेते थे और हमारे पास क्या बच जाते थे, नेट एसेट्स बच जाते थे और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर फंड्स बोलते हैं। लेकिन बच्चे इस क्वेश्चन में हमें एसेट्स दिए ही नहीं हैं, एसेट्स नहीं दिए हैं। देखो बेटा कहीं पे भी नहीं दिए, सिर्फ एक चीज दी है, फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स को मैं मार्क कर रहा हूं, बच्चे याद रखना ये हमारे एसेट्स नहीं होते, ठीक है। इसके ऊपर मैं अभी बताऊंगा ये क्या होता है, लेकिन हमें एसेट्स नहीं दिए हुए। इतना क्लियर हो गया आपको। तो इधर तो हमारा ये वाला फॉर्मूला लग ही नहीं सकता कि हम एसेट्स में से ये सारी लायबिलिटीज माइनस करते हैं तो ये आ जाए। जब बच्चे हमें वैल्यूएशन ऑफ शेयर करनी हो और हमें एसेट्स नहीं दिए हो तो फिर हम क्या करेंगे, सेकंड मेथड अपनाएंगे अपना। क्या करेंगे, ये जितनी भी लायबिलिटीज है, ये देख रही हो जितनी भी लायबिलिटीज हैं, लायबिलिटीज में होती क्या चीजें हैं, 3 चीजें पहले भी हमने पढ़ा है। एक तो शेयर होल्डर फंड्स होते हैं, ये सारा शेयर होल्डर फंड में आ जाता है। तीसरी करंट लायबिलिटीज होती हैं और क्या होता है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। इन सब की क्या बनी होती हैं, लायबिलिटीज बनी होती हैं, ठीक है। टोटल हमारा लायबिलिटी और एसेट्स का इक्वल होता है। तो अब हम क्या करेंगे, जितनी भी लायबिलिटीज हैं सबको एक सीक्वेंस में लिखेंगे। जब हमें एसेट्स नहीं दिए होंगे तो हम शेयर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सारी लायबिलिटीज को हम लिखेंगे सबसे पहले। देखो बेटा जी ये क्लियर आ गया। बेटा पेपर में क्वेश्चन ऐसा आता है कि आपको एसेट्स नहीं दिए होंगे तो फिर आपने सिर्फ और सिर्फ लायबिलिटीज को ही कंसीडर करना है। अब देखो वो कैसे। देखो बेटा ये आ गया आपका क्वेश्चन। अब हमने कैसे वैल्यू निकालनी है शेयर की। सबसे पहले हमें क्या दिया है, एडजस्टमेंट तो इधर कोई है नहीं है तो हमने एडजस्टमेंट कर नहीं सकते। सबसे पहले इन्होंने क्या लिखा है, इशूड इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹10,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच ₹8 पेड अप। इसका भी मतलब समझो अब बच्चे क्या बोल रहे हैं। इतना तो हमें पता है, ये जो शेयर कैपिटल होती है ये कहां आती है, लायबिलिटीज में आती है। क्लियर। क्या कह रहे हैं, कंपनी ने 10,000 शेयर
बेचे हैं, इशू किए हैं, जो कि एक शेयर कितने का था, 10 रुपए का, लेकिन अभी शेयर होल्डर ने कितने पैसे दिए हुए हैं, 8 रुपए। तो इट मीन्स की कंपनी ने अभी सिर्फ कितने पैसे रिसीव किए हैं, 8। क्लियर? 10 का शेयर था लेकिन कंपनी ने अभी कितने पैसे रिसीव किए हैं, 8। तो ये देखो, सबसे पहले मैंने क्या लिखा, ये हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट है, ये मैंने पहले लिख के रखा है ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए, ज्यादा से ज्यादा समय में आपको समझा सकूं। सबसे पहले क्या लिखा, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। बच्चे इस पूरे चैप्टर में हमने इक्विटी शेयर की ही वैल्यू निकालना सीखनी है। क्लियर? तो मैंने सबसे पहले, अब हमारे पास एसेट्स नहीं है तो मैं जितनी लायबिलिटीज है सारी ले लूंगा। शेयर कैपिटल 10,000 शेयर है, 8 रुपए कंपनी ने रिसीव किए हैं, तो कंपनी के पास कितना पैसा आया, ये देखो। सबसे पहले मैंने क्या लिखा, इक्विटी शेयर कैपिटल। वो कैसे, ये देखो 10,000 शेयर कंपनी ने बेचे और एक बेचा 8 के हिसाब से, तो कंपनी के पास कितने पैसे आए, 80,000। क्लियर? सेकंड क्या बोल रहे हैं, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये बच्चे 8% के लिए अगर आपको स्पेशल कोई एडजस्टमेंट दी हो तो फिर हमने इनका कैलकुलेशन करनी होती है, अदरवाइज इसको हमने कुछ नहीं करना होता, ये सिर्फ नाम होता है। 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 10,000 शेयर है, कौन से वाले, प्रेफरेंस शेयर, 10 रुपए का एज और फुली पेड अप। बच्चे ये जो प्रेफरेंस शेयर है, कंपनी ने 10,000 बेचे हैं, इशू किए हैं, 10 रुपए का एक था और सारे के सारे पैसे कंपनी ने फुली पेड अप का मतलब शेयर होल्डर ने सारे पैसे पे कर दिए हुए हैं और कंपनी ने रिसीव कर लिए हुए हैं। तो सेकंड मैंने लिखा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 10, तो कंपनी के पास कितना पैसा आ गया, 1 लाख। क्लियर? बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। थर्ड, रेट ऑफ टैक्स 50%। बच्चे इसका कोई लेने देना नहीं है इसके साथ, लाइबिलिटीज के साथ। कहते हैं टैक्स है जो हमारा देना है वो कितना देना है, 50%, कोई इशू नहीं, तो इसको हमने नहीं लेना। क्लियर? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स 22 लाख। कहते जो हमारा प्रॉफिट आएगा टैक्सेस के पहले वो कितना है, 22 लाख। तो बच्चे इसका भी कोई लेन देन नहीं हमारा लाइबिलिटीज के साथ। क्लियर? अब एनुअल ट्रांसफर टू रिजर्व, कहते हैं 20%। कहते हैं जो हम बिजनेस में रिजर्व्स रखते हैं वो कितना रखते हैं, 20% रखते हैं प्रॉफिट का। कोई इशू नहीं, रखो जी, इसका भी इस लाइबिलिटीज के साथ कोई लेन देन नहीं है। नेक्स्ट क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस 2,50,000। ये बच्चे आपने देखा होगा जो रिजर्व्स हैं ये कहां आते हैं, लाइबिलिटीज में आते हैं, है ना। हमने बैलेंस शीट बनाई, बड़ी बैलेंस शीट बनाई, ये देखो रिजर्व्स, ये कहां आते हैं, लाइबिलिटीज के अंडर, तो ये हम लिखेंगे। तो ये देखो बेटा, रिजर्व एंड सरप्लस 2,50,000 मैंने इधर ऐड कर दिए। क्लियर? उसके बाद रेट ऑफ डिविडेंड, कहते डिविडेंड क्या होता है, प्रॉफिट ऑन शेयर इज नोन एज डिविडेंड। तो इसका तो कोई लेन देन नहीं लायबिलिटी से अभी, तो 20% ये हमने नहीं लेना। उसके बाद लायबिलिटीज, कहते जितनी भी हमारी लायबिलिटीज हैं वो कितनी है, 75,000। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या किया, इक्विटी शेयर कैपिटल लिखा, प्रेफरेंस लिखा, रिजर्व लिखा, और इसमें हम क्या कर देंगे, लायबिलिटी एक्सटर्नल लायबिलिटीज जितनी भी होंगी ऐड कर देंगे। तो 75,000 इसकी अमाउंट है, वो भी हम ऐड कर दी। क्लियर? तो बच्चे बैलेंस शीट की ये देखो, ये तीनों शेयर होल्डर फंड और ये हमारी लायबिलिटीज, तो हमारी ये लायबिलिटी इतना यही कुछ दिया हुआ था तो हमने लिख दिया सारा, लायबिलिटीज बन गई, बैलेंस शीट बन रही है हमारी। क्लियर? अब नीचे क्या लिखा है, फिक्टिशियस एसेट। अभी बच्चे फिक्टिशियस एसेट्स, अभी मैं इनको
नीचे एक्सप्लेन करूंगा क्या होते हैं, कैसे होते हैं, और हमने इस पूरे चैप्टर में फिक्टिशियस एसेट्स को क्या करना है। क्लियर? देखो बेटा, ये हमारा इधर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब मैंने क्या किया, इन सब का टोटल कर दिया 80, 1 लाख, 250, 75,000। तो इन सब का जो टोटल है वो हमारा कितना आ जाएगा, 5,05,000। कितना? 5,05,000। ये बेटा मैंने टोटल करके रखा है ताकि टाइम सेव हो। क्लियर? अब ये तो बेटा हमारी बैलेंस शीट की सारी लायबिलिटीज आ गई। क्लियर? ये देखो, मैंने इस क्वेश्चन में ये सारा हमने ले लिया, ये भी ले लिया, शेयर होल्डर फंड भी ले लिए, और ये तो हमारी ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड बन गई। अब हमने निकालने क्या होते हैं, शेयर होल्डर फंड्स निकालने होती हैं। ठीक है, हमने क्या निकालने होती हैं, शेयर होल्डर फंड्स। तो इसमें तो शेयर होल्डर फंड भी है और एक्सटर्नल लायबिलिटी भी है। अब हमने क्या करना है, इसमें से क्या कर देंगे, एक्सटर्नल लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे। ये देखो 5,05,000 माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज कितनी, 75,000। यही वाली ही बच्चे, पहले हम ऐड करके पूरी बैलेंस शीट बना लेंगे, उसके बाद हम सारी लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे तो हमारे शेयर होल्डर फंड्स बच जाएंगे। तो बच्चे ये वाली एक्सटर्नल लायबिलिटीज हैं, ये जो अब मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा 75,000। क्लियर? ये माइनस की। अब बात आई फिक्टिशियस एसेट्स की। देखो बच्चे, फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स मींस एक्सपेंसेस और लॉसेस ऑफ कंपनी। मैं इधर लिख रहा हूं आपके ही डाउट क्लियर करने के लिए। फिक्टिशियस एसेट्स मींस expenses or losses of कंपनी। क्लियर? अब देखो बच्चे, इसकी एग्जांपल सुनो। फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं, जैसे कोई कंपनी एडवर्टीजमेंट करती है। क्या करती है? एडवर्टीजमेंट। कंपनी ने एडवर्टीजमेंट की, कितने की, 5 लाख की, 500, ठीक है, 5 लाख की। अब ये जो कंपनी एडवर्टीजमेंट करती है, ये एक ही पीरियड में, एक ही साल में, ये जो 5 लाख का एक्सपेंस हुआ कंपनी का एडवर्टीजमेंट पे, ये एक ही ईयर में शो नहीं करती कि भाई अपने प्रॉफिट में से एक ही साल में 5 लाख को माइनस नहीं करती। अगर कंपनी ये 5 लाख एक ही साल में से अपने प्रॉफिट में से लेस करेगी तो कंपनी की जो बैलेंस शीट होगी लॉस शो करेगी। क्या करेगी? लॉस शो, क्योंकि इतनी सारी ऐड कर दी एक ही साल में, तो कंपनी की बैलेंस शीट क्या करेगी? लॉस शो करती है। तो जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने क्या कहा कि भाई ये जो एडवर्टीजमेंट है इसको आप डिवाइड करके भाई शो करो कंपनी की एक्सपेंसेस में। क्या करो? डिवाइड करके। तो कंपनी ने कितने किए? 5 लाख। तो कंपनी कहते हैं हम लगातार 5 साल डिवाइड बाय 5, 5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कंपनी ने बोला ये जो 5 लाख का एक्सपेंस किया हमने एडवर्टीजमेंट में, ये हम अपने 5 अकाउंटिंग ईयर्स में इसको शो करेंगे ब्रेक कर करके। जैसे 5 लाख है, एक अकाउंटिंग में शो कर देंगे 1 लाख रुपया, फिर नेक्स्ट में 1 लाख, ऐसे सो ऑन करेंगे ताकि कंपनी का प्रॉफिट भी बैलेंस शीट में शो होता रहे और इसकी लायबिलिटी भी, एक्सपेंस है जो, वो भी हमारा कंप्लीट हो जाए। तो कंपनी इनको एक ही साल को छोड़ के ब्रेक करके अपना ये एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंस शो करती है। और ये फिक्टिशियस एसेट्स में क्या क्या आता है और क्या आता है, जैसे डिस्काउंट ऑन शेयर्स, दूसरा प्री
प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होता है? जब किसी कंपनी को हम ओपन करते हैं, अभी स्टार्ट होने से पहले वाले जो खर्चे, और आपको पता है कंपनी जब स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग में ही उसके इतने सारे एक्सपेंसेस होते हैं, इन टर्म्स ऑफ लैक्स में जाती है। तो कंपनी अगर एक ही बार 5 लाख रुपया अपना एक्सपेंस शो कर देंगे तो वो तो क्लियरली हो जाएगा कि भाई इस साल तो लॉस ही होने वाला है। तो इसलिए कंपनी इन एक्सपेंसेस को क्या करती है, डिवाइड करते 4-5 अकाउंटिंग ईयर्स में शो कर देती है। और ये सारे हमारे क्या है, फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं। और फिक्टिशियस एसेट्स हैं ये हमेशा माइनस होते हैं शेयर होल्डर फंड्स से, हमेशा शेयर होल्डर फंड्स से माइनस होते हैं। क्लियर? क्लियर बच्चा कि फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं। और एक लाइन बोलना चाहूंगा मैं, ये जो एडवर्टीजमेंट है चाहे कुछ भी है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है, ये क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म में कंपनी को रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं। एडवर्टीजमेंट करते हैं, लोगों को पता चलता है कोई आ जा रहा है, कोई नेक्स्ट ईयर आता है हमारे पास कि हमें आपकी कंपनी का प्रोडक्ट चाहिए, तो ये क्या होते हैं, रेवेन्यू जनरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। तो इसलिए ये जो जब भी हमारे फिक्टिशियस एसेट्स आएंगे तो हम क्या करते हैं, शेयर होल्डर फंड में से माइनस करेंगे। 1 लाख एक साल कर देंगे, 1 लाख अगले साल, तो ऐसे ऐसे थोड़े थोड़े करके करेंगे। क्लियर बेटा? तो हमने ये सारी लाइबिलिटीज लिख ली, शेयर होल्डर फंड और ये वाली लाइबिलिटीज। फिर मैंने अब क्या किया, माइनस की एक्सटर्नल लाइबिलिटी, माइनस करेंगे अब फिक्टिशियस एसेट्स। क्लियर हो गया? क्योंकि ये कंपनी के एक्सपेंसेस एंड लॉसेज होते हैं जो कि 20,000 है। क्लियर? तो ये कितना आया, 5,05,000 माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटी माइनस फिक्टिशियस एसेट 95,000। क्लियर? अब बच्चे हमने इसमें से एक्सटर्नल लाइबिलिटी निकाल दी है, फिक्टिशियस एसेट्स लेस कर दी हैं, तो हमारे ये जो पैसे बचे हैं, क्या बचा, अब हमारे नेट एसेट्स बचे हैं। ये देखो बेटा, ये पूरी लाइबिलिटीज में से हमने ये वाला पोर्शन निकाल दिया है, ये वाला पोर्शन हमने, ये कंप्लीट लाइबिलिटीज लिखी, ये पोर्शन निकाल दिया, तो पीछे क्या बचे हैं हमारे, ये बचे हैं, ये इक्विटी, प्रेफरेंस और रिजर्व, जिसको हम शेयर होल्डर फंड्स या नेट एसेट्स बोलते हैं। तो मैंने क्या लिखा, दिस माइनस दिस इक्वल टू नेट एसेट्स फॉर प्रेफरेंस एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये जो एसेट्स बचे हैं ये किसके लिए बचे हैं, हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। अब बच्चे हम क्या करते हैं, सबसे पहले किनको पैसे देते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। ये देखो जी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के हमने कितने पैसे देने हैं, 1 लाख। तो सबसे पहले हम किसको देते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर मींस कंपनी के छोटे मालिक, और इक्विटी शेयर होल्डर्स मींस कंपनी के बड़े मालिक। तो सबसे पहले हम किसके पैसे देते हैं, कंपनी के छोटे मालिक के। ये देखो माइनस कर दिया मैंने, हमेशा बेटा ऐसा करना है क्वेश्चन में, माइनस कर दिया प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इक्वल टू कितनी है बेटा, 1 लाख। तो 4,10,000 आए थे हमारे शेयर होल्डर्स नेट एसेट्स फॉर प्रेफरेंस, और इसमें से प्रेफरेंस शेयर होल्डर हमने माइनस कर दिए 1 लाख। क्लियर? तो कितना बच गया, 3,10,000। ये 3,10,000 कैसे, किसके लिए बचे हैं, अब ये जो नेट एसेट्स बचे हैं सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बचे हैं, नेट एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। और इस पूरे चैप्टर में हमने यही पढ़ना है कि जो कंपनी के बड़े मालिक है उनके लिए कितने एसेट्स बचे हैं नेट, कि नेट अब इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए 3,10,000 के एसेट्स बचे हुए हैं। क्लियर? अब नेट एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर 3,10,000। अब हमने क्या करना आगे, वैल्यू ऑफ 1 इक्विटी शेयर, एक शेयर की वैल्यू निकालनी है, इक्वल टू नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स
कितने शेयर हैं। ये देखो नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स कितने निकले हमारे 3,10,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ये देखो बेटा क्वेश्चन में दिया हुआ है साफ साफ इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो कितने शेयर है कंपनी के 10,000 कौन से इक्विटी वाले लेने। तो 3,10,000 डिवाइड बाय 10,000 तो ये हमने कट करके तो कितने का एक शेयर आया ₹31 का और यही आपका आंसर है। क्लियर बेटा मैं आपको इस क्वेश्चन में आपको यही सीखना है कि कुछ क्वेश्चंस होंगे उधर आपको एसेट्स दिए होंगे और कुछ क्वेश्चंस होंगे जहां पे एसेट्स का कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी होगी। अगर इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो आपने सारी लायबिलिटीज को जोड़ लेना पहले, फिर उसमें से लायबिलिटीज में से शेयर होल्डर माइनस कर ये एक्सटर्नल लायबिलिटी माइनस कर देनी है, फिर फिक्टिशियस एसेट्स माइनस कर देने हैं, फिर प्रेफरेंस शेयर का पैसा दे देना, तो पीछे क्या बच जाएगा नेट एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। क्लियर बेटा, थैंक यू बेटा।